Hello everyone, this is Rajat Chaudhary and welcome to our YouTube channel Innovative G Edu Point। हमारे इस चैनल पे आपको हर प्रकार की एजुकेशनल वीडियोस मिलती है। तो आपको कहीं से भी अगर ये वीडियो मिली है तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि कोई भी वीडियो अपलोड हो तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ये स्पेशली ये वीडियोस बन रही हैं। अगर आपने BS की वीडियो चैप्टर फर्स्ट चैप्टर सेकेंड ये हमारे यूट्यूब चैनल रजत जी इनोवेटिव पे ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है। अगर आपने नहीं देखा है तो वहाँ से आप देख सकते हैं। तो ये आईपी की वीडियो है। आईपी के लिए देखिए, इसमें जो आपके टोटल 4 यूनिट्स हैं। पूरे ब्लूप्रिंट को हम समझ लेते हैं कैसा क्या पेपर आता है, उस हिसाब से फिर हम प्रिपेयर करना स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, ये 4 यूनिट हैं अपने इसमें यहाँ पर। चैप्टर फर्स्ट यूनिट, सेकंड यूनिट, थर्ड यूनिट, फोर्थ यूनिट। फर्स्ट यूनिट में आता है आपका नेटवर्किंग एंड ओपन स्टैंडर्ड। ठीक है, इसमें ये जो है आपका 15 मार्क्स की यूनिट है। ठीक है, मतलब इसमें से 3 क्वेश्चन आते हैं, 2 मार्क्स का एक, 4 मार्क्स का एक, 5 मार्क्स का एक और ऑब्जेक्टिव 4 मार्क्स के आते हैं, वो तो ठीक ही है। प्रोग्रामिंग जो है आपका, प्रोग्रामिंग भी सेकंड है और ये सबसे बड़ा यूनिट है। ये 20 मार्क्स का यूनिट है आपका। ठीक है, इसमें से 6 तो ऑब्जेक्टिव आते हैं इस यूनिट से, 4 मार्क्स के इसमें से ऑब्जेक्टिव आते थे। ठीक है, और इसमें जो है 2 मार्क्स का भी एक आता है, 3 मार्क्स का भी एक आता है, 4 मार्क्स का भी एक आता है और 5 मार्क्स का भी एक आता है। टोटल इससे 4 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तीसरा जो हमारा यूनिट है, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम RDBMS। ये सेकंड लार्जेस्ट यूनिट है, पर इसमें सिर्फ 4 चैप्टर है। सिर्फ 4 चैप्टर में ये 19 मार्क्स का, यानी कि आप इसको भी एक वन ऑफ द बिगेस्ट कह सकते हैं स्कोरिंग करने के लिए। 6 मार्क्स के इसमें से भी ऑब्जेक्टिव है। इसमें 2 मार्क्स का 1 क्वेश्चन, 3 मार्क्स का 1 क्वेश्चन, 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन आता है। 5 से इसमें क्वेश्चन नहीं आते हैं, टोटल 4 क्वेश्चन इसमें से आते हैं। फोर्थ यूनिट है आपकी IT एप्लीकेशन। ये 16 मार्क्स का आपका चैप्टर है। इसमें सिर्फ 2 ही चैप्टर हैं, तो ये भी अपने आप में काफ़ी अच्छा वो आपके लिए सोर्स है। अगर आप अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो 4 मार्क्स का तो इसमें से ऑब्जेक्टिव ही आ जाते हैं। एक 3 मार्क्स का क्वेश्चन, एक 2 मार्क्स का, एक 7 मार्क्स का। टोटल आपका पेपर ये 70 मार्क्स का होता है। 30 मार्क्स आपको इंटरनल असेसमेंट के मिलते हैं, जिसमें कि आपका वाइवा होता है। ठीक है, वाइवा के 5 मार्क्स जो एक्सटर्नल आते हैं। कॉपी के 10 मार्क्स होते हैं। डिसिप्लिन, प्रोजेक्ट्स, इन सभी के मिला के आपको ये टोटल 30 मार्क्स होते हैं। आपको ये ध्यान रखना है, ये आपके स्कूल के असेसमेंट में बेस्ड होते हैं और इंटरनल जो सारे एग्ज़ाम्स वगैरह होती हैं प्लस जो एक्सटर्नल्स आते हैं उन सभी पर ये 30 मार्क्स बेस्ड होते हैं। ठीक है, तो इसमें से 19 मार्क्स का जो ये यूनिट है, जिसमें कि हमारे सिर्फ 4 चैप्टर है और 19 मार्क्स का है। ठीक है, वन मतलब सेकंड लार्जेस्ट ये यूनिट है और सिर्फ 4 ही चैप्टर हैं। तो हम यहीं से स्टार्ट करते हैं हमारी कहानी। यूनिट थर्ड, RDBMS, MySQL एंड आपका रिविजन टूर। चैप्टर 16 है ये हमारा। 16, 17, 18, 19 ये 4 चैप्टर इसमें हैं हमारे। तो देखिए, इसमें हम डेटाबेस के बारे में पढ़ेंगे बेसिकली, कि डेटाबेस क्या होता है, रिलेशनल डेटाबेस क्या होता है। ठीक है, इनके क्या क्या एडवांटेजेस होते हैं, क्या क्या इनके यूजेस होते हैं, क्यों ये बनाया गया। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक डेटाबेस जो होता है, कलेक्शन ऑफ डेटा कहा जाता है। ठीक है, आपने वैसे तो क्लास 11th में इनके बारे में बेसिकली पढ़ा होगा, पर हम इसको और डिटेल में जानेंगे आज। कि डेटाबेस मीन्स कलेक्शन ऑफ डेटा, बहुत सारे डेटा की जानकारी के कलेक्शन को हम क्या कहते हैं, डेटाबेस कहते हैं। अब सवाल ये उठता है सर कि डेटा क्या, हम जो 399 में 555 में जियो का, एयरटेल का, आइडिया का डलाते थे, क्या वो डेटा है? बिल्कुल नहीं। डेटा वो नहीं है। डेटा क्या है कि आप जो पर्टिकुलरली किसी भी फिगर को, किसी भी मतलब हम ये बोलें कि किसी भी नंबर्स को, किसी भी कैरेक्टर्स को, किसी भी म्यूज़िक को, ऑडियो को, वीडियो को अगर आप यूज़ करते हो तो उसे हम डेटा कहते हैं। ठीक है, मतलब आप यूँ कह सकते हो कि स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनी इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड डेटा। अब सवाल ये उठता है कि सर आपने कहा इन्फॉर्मेशन का छोटा भाग डेटा कहलाता है, तो इन्फॉर्मेशन क्या है? देखिए, डेटा के ही ऑर्गेनाइज्ड रूप को, डेटा के ही बड़े रूप को हम इन्फॉर्मेशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल, एक छोटे से एग्जांपल से समझते हैं। मैंने कहा 15 अगस्त। 15 अगस्त अपने आप में एक डेटा है, क्योंकि इसका कोई कंप्लीट सेंस नहीं निकल रहा है। जबकि अगर मैं ऐसा बोलूँ कि 15 अगस्त इज सेलिब्रेटेड एज इंडिपेंडेंस डे, 15 अगस्त को गणतंत्र दिवस के रूप में, सॉरी, स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो ये पूरी एक इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, ये बेसिक डिफरेंस है डेटा और इन्फॉर्मेशन में। तो जो डेटा का कलेक्शन होता है उसे ही हम डेटा बेस कहते हैं। यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई। अब एक होता है रिलेशनल डेटाबेस। ठीक है, मतलब पहले क्या होता था कि जो डेटाबेस होते थे उसमें सिर्फ डेटा और रिकॉर्ड्स को स्टोर कर लिया जाता था, लेकिन अब जो है टेबल के फॉर्म में, ऐसे टेबल के फॉर्म में डेटा को स्टोर किया जाता है जिनमें कि रोज और कॉलम्स होते हैं। इसीलिए इन्हें RDBMS कहा जाता है, R फॉर रिलेशनल। ठीक है, इसको रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कहा जाता है। और रिलेशन वर्ड का मतलब होता है यहाँ पर टेबल। ठीक है, यहाँ पर रिलेशन वर्ड का मतलब क्या होता है, टेबल। आप कुछ और ना समझ लें, रिलेशन वर्ड का मतलब यहाँ पर क्या होगा, टेबल होगा। अब सवाल ये उठता है कि रिलेशन क्या या टेबल क्या? तो टेबल मतलब होता है कलेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम्स। ठीक है, कलेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम्स।
ठीक है। अब सवाल ये उठता है सर रो कौन से वाले होते हैं और कॉलम्स कौन से वाले होते हैं। तो देखिएगा, जैसे कि ये हमारा टेबल है, ये हमारा टेबल है, तो ये जो है ये रो है, टोटल 2 रोज हैं, और कॉलम्स जो हैं ये वाले आपके, ये वाले आपके कॉलम्स हैं। ठीक है, बात क्लियर हो रही है। ठीक है, रोज और कॉलम्स ये होते हैं। अब यहाँ पे रो और कॉलम को दो चीज़ों से डिनोट किया जाता है। देखिए होता क्या है कि रो और कॉलम तो सभी को पता है, ये लोग क्या करते हैं, कुछ एडिशनल कुछ एक्स्ट्रा वर्ड्स यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं और उन्हें ये चीज़ें प्रॉपर तरीके से क्लियर नहीं हो पाती है। जैसे इसका एक एग्जांपल लेते हैं अपन, टपल वर्ड का यूज़ करते हैं, ये टपल और रिकॉर्ड, इससे ये डिनोट करते हैं आपके रो को। मतलब रो को ही टपल और रिकॉर्ड भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा, रो को ही क्या कहा जाता है, टपल और रिकॉर्ड। और दूसरा एग्जांपल लूँ अगर मैं, तो कॉलम को ही दो और चीज़ों से डिनोट किया जाता है। ठीक है, कॉलम जो है हमारा COLUMN, कॉलम को ही कहा जाता है एट्रीब्यूट, ATTRIBUT, एट्रीब्यूट भी कहा जाता है और फील्ड भी कहा जाता है, FIELD। ठीक है, कॉलम को ही एट्रीब्यूट और फील्ड भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आगे की जर्नी। अब डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम ये एक टाइप का सॉफ्टवेयर होता है। ठीक है, ये क्या होता है, एक टाइप का सॉफ्टवेयर होता है जिसमें कि हम डेटा को क्रिएट कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं और प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं एक प्रॉपर मैनर में, जिसमें कि हमारा टाइम भी बच जाए। अब सवाल ये उठता है सर ऐसी क्या ज़रूरत पड़ गई कि डेटाबेस बनाया, हम तो कॉपी में भी डेटा स्टोर करके रख सकते थे। फॉर एग्जाम्पल, अब इस चीज़ को हम बहुत ही डिटेल में समझेंगे। फॉर एग्जाम्पल आप ध्यान से समझिएगा, सपोज़ कीजिए कि हम एक स्कूल में पढ़ते हैं, XYZ स्कूल है कोई भी। ठीक है, अब उस स्कूल में लाखों में बच्चे होते हैं, हज़ारों में बच्चे होते हैं। ठीक है, मान लीजिए कि स्कूल में 2000 बच्चे हैं, अगर उनका रिकॉर्ड हम कॉपी में रखने लगे, ठीक है, नोटबुक में अगर हम उनका रिकॉर्ड रखने लगे, तो क्या होगा कि रिकॉर्ड तो एक बार रखा जाएगा, लेकिन जब हम उसकी, जैसे फॉर एग्जांपल वो फीस भरने आया बच्चा, तो हम जब कॉपी में ढूंढेंगे तब तक तो स्टूडेंट्स क्या बोलेगा हमसे कि आप एक काम करो, ढूंढ के रखना, मैं कल वाला आता हूँ फीस भरने के लिए। ठीक है, मतलब प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं हो पाता है ना कि डेटा जैसे चाहिए जब चाहिए वो आप उसमें से निकाल सको। दूसरी बात, वो डेटा सिक्योर भी नहीं होता, प्राइवेसी भी मेंटेन नहीं होती है। तीसरी बात की क्या होता है, एक लार्ज अमाउंट में डेटा आप नहीं रख सकते। ठीक है, जबकि इन सभी ड्रॉबैक्स को सॉल्व करने के लिए बना है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। आप इसमें लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा रख सकते हो, उनको एक प्रॉपर मैनर में रख सकते हो, आपको चाहिए एट अ टाइम, एट अ सेकेंड वो आपके सामने आ जाएगा विद द हेल्प ऑफ सर्चिंग टूल। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ प्राइमरी की, वो हम अभी डिटेल में पढ़ेंगे। तो इसमें क्या होता है, मतलब आपका 1 लाख स्टूडेंट भी अगर आपके पास हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप जैसे बोलो कि MP बोर्ड, आप अभी क्लास 10th का एग्जाम देकर आए होंगे, तो क्लास 10th के एग्जाम में आपने एक चीज़ देखी होगी कि जैसे ही आप सर्वर पर गए, उन्होंने आपने अपना एनरोलमेंट नंबर, रोल नंबर डाला, तो एंटर मारा, वैसे ही आपका रिजल्ट आ गया। वो तो लाखों बच्चों ने 10th का एग्जाम दिया था, आपका ना हम एकदम से कैसे आ गया, तो विद द हेल्प ऑफ डेटाबेस। वहाँ पर भी एक डेटाबेस होता है जो कि इन सारे डेटा को स्टोर कर रहा होता है, और उसमें एक पर्टिकुलर डेटा के बिहाफ पर पूरा डेटा निकाल कर ले आया जाता है। उसी को ही हम क्या कहते हैं, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कहते हैं। इसके कुछ एग्जांपल्स देखिएगा डेटाबेस के, एग्जांपल ओरेकल, MS SQL सर्वर, MS एक्सेस, DB2, MySQL, ये सारे कुछ सॉफ्टवेयर्स हैं। ठीक है, बात करते हैं अपन की क्या क्या एडवांटेजेस होते हैं डेटाबेस के और हम क्यों डेटाबेस को यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये कुछ एडवांटेजेस यहाँ पे हमें दे रखे हैं डेटाबेस के। सबसे पहला है रिड्यूस रिडंडेंसी। इस रिडंडेंसी वर्ड का मतलब होता है रिपीटेशन, किसी भी चीज़ को दोहराना। ठीक है, रिपीटेशन होता है इसका मतलब। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि जो रिडंडेंसी को ये रिड्यूस करता है, मतलब फॉर एग्जांपल सपोज कीजिए गवर्नमेंट की कोई एक स्कीम है, ठीक है, आधार कार्ड स्कीम है। आपको पता होगा कि आधार कार्ड कोई व्यक्ति डबल से नहीं बना सकता। ठीक है, एक बार जो आधार नंबर किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति को अलॉट हो गया, वो दूसरे व्यक्ति को अलॉट नहीं हो सकता। अब मान लीजिए गवर्नमेंट की कोई स्कीम है, गवर्नमेंट कुछ डिस्ट्रीब्यूट कर रही है। ठीक है, तो अब कोई भी व्यक्ति आधार कार्ड लेकर जाता है, एक बार उसने ले लिया, दूसरी बार ले लिया, तीसरी बार ले लिया, ऐसा होता था पहले, अब नहीं होता। अब मान लीजिए आधार कार्ड लेके गया, उसने जैसे ही आधार नंबर एंटर करा, अब वो नेक्स्ट टाइम जब भी आएगा, उसका आधार नंबर जैसे ही एंटर किया, वो बता देगा दिस इज ऑलरेडी यूज्ड। ठीक है, इसको एक और दूसरे एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल आप मोबाइल में एक कॉन्टैक्ट सेव करते हो, फॉर एग्जांपल आकाश। ठीक है, आपने आकाश नाम से एक वो स्टोर किया। अब नेक्स्ट टाइम अगर आप आकाश नाम से कॉन्टैक्ट स्टोर करोगे, तो आपका मोबाइल एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। वो बोलेगा भले ही आकाश 1 कर दो, आकाश 2 कर दो, आकाश डैश कर दो, आकाश अंडरस्कोर कर दो, आकाश @ कर दो, कुछ भी एक्स्ट्रा करो, पर सेम आकाश वो स्टोर नहीं करेगा। यही चीज़ हमारा डेटाबेस भी करता है, रिडंडेंसी को रिड्यूस करके, कम करके। ठीक है, तो क्लियर हो रही है आपको बात, आगे बढ़ते हैं फिर हम। फैसिलिटेट शेयरिंग ऑफ डेटा। देखिए डेटाबेस की मदद से आप डेटा को शेयर कर सकते हैं, जो भी आपने डेटा वगैरह स्टोर करके रखा है उसे कॉपी करके पेस्ट करके आप ईमेल वगैरह से शेयर कर सकते हैं, सेंड कर सकते हैं। ये भी इसका एक एडवांटेज है।
थर्ड नंबर की बात करते हैं तो इंश्योर सिक्योरिटी। अगर आपने नॉर्मली रिकॉर्ड्स को कॉपीज़ में, मैगजीन्स में, पेपर्स में रखा होता तो वो जो है कोई भी पढ़ लेता और आपकी प्राइवेसी भी मेंटेन नहीं होती। जबकि डेटाबेस में क्या होता है, सिक्योरिटी इंश्योर की जाती है। कैसे? विद द हेल्प ऑफ यूज़र आईडी एंड पासवर्ड। ठीक है, यूज़र आईडी और पासवर्ड की मदद से क्या होता है कि हम डेटा को सिक्योर करके रख पाते हैं। बात समझ में आ रही है आपको? ठीक है, तो ये सिक्योरिटी भी मेंटेन करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट आता है इंटीग्रिटी। अब डेटाबेस के भी कुछ रूल्स, रेगुलेशंस, नॉर्म्स होते हैं कि आप उसकी मदद से ही डेटाबेस में डाल सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपने कुछ भी लिख दिया, कुछ भी छाप दिया, कुछ भी प्रिंट आउट निकाल दिया, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, मतलब यहाँ पे डेटाबेस के जो नॉर्म्स होते हैं उसकी मदद से आप जो है प्रॉपर डेटा ही डाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि हम इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं कि आपको एक डेट वाला मान लीजिए कॉलम बनाया, तो डेट वाले कॉलम में हमने एक डेटा टाइप डाला कि व्यक्ति यहाँ पे नंबर यूज़ कर सकता है। अब कोई डेट डाल रहा है, मान लीजिए कि 31 31 31, मतलब 2031, मंथ भी 31 और डेट भी 31, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल। आपको पता है कि हमारे मंथ तो सिर्फ 12 ही होते हैं। तो अगर कोई ऐसा कुछ डेट डाल रहा है जो कि पॉसिबल ही नहीं है तो वहाँ पे एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, तक क्योंकि इस टाइप की इंटीग्रिटी वहाँ पर सेट कर दी जाती है कि इसके अलावा कोई डेटा दूसरा नहीं डाल सकता। बात क्लियर हो रही है? फॉर एग्जांपल, अगर आप गवर्नमेंट एग्जाम वगैरह के फॉर्म दे रहे हैं तो वहाँ पे कंडीशंस होती है। जैसे मान लीजिए वहाँ पे एज की क्राइटेरिया रखा था उन्होंने कि 18 to 30, इससे ज़्यादा एज का कोई व्यक्ति अगर जैसे ही एंटर करेगा, उसने बोला कि मेरी एज 31, तो उसका फॉर्म ऑटोमेटिकली एक्सेप्ट ही नहीं होगा। तो इस टाइप की सेटिंग कर दी जाती है सर्वर पर, दैट इज कॉल्ड इंटीग्रिटी। ठीक है, नेक्स्ट आता है इनकंसिस्टेंसी। डेटा की इनकंसिस्टेंसी को यहाँ पर मेंटेन करके रखा जाता है। इनकंसिस्टेंसी मतलब बोले तो यहाँ पर इनकंसिस्टेंसी का मतलब सेम वही है कि यहाँ पे जो है अननेसेसरी, ठीक है, या अनइम्पॉर्टेंट, या अपन यूँ बोलें कि जो डेटा, जिस टाइप का डेटा यहाँ पर क्लासीफाई नहीं किया गया है उस टाइप के डेटा को आप वहाँ पर एंटर नहीं कर सकते। प्रॉपर तरीके से कंसिस्टेंसी मेंटेन करके चलता है। ये सारे हमारे कुछ एडवांटेज थे यहाँ पर। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ रही है तो आप एक छोटा सा लाइक इस वीडियो के लिए आपका बनता है। अब देखिए, डेटा के कुछ मॉडल्स भी यहाँ पर दे रखे हैं। ठीक है, यहाँ पे डेटा के मॉडल्स कौन कौन से दे रखे हैं। सबसे पहला मॉडल है आपका हिरार्किकल मॉडल। हिरार्किकल मॉडल एक ऐसा मॉडल है जिसमें कि डेटा को प्रॉपर तरीके से हिरार्की में अरेंज करके रखा जाता है। हिरार्की मतलब क्या होता है, देखिए आपने जैसे हिरार्की टेबल्स वगैरह देखे होंगे कि ये एक पेरेंट फॉर्म है, इससे बने हुए ये दो चाइल्ड फॉर्म, फिर उनके भी चाइल्ड फॉर्म, फिर उनके भी चाइल्ड फॉर्म, इस टाइप के स्ट्रक्चर को कहा जाता है हिरार्किकल मॉडल। इसमें भी डेटा को स्टोर करके रखा जाता है। मतलब ये एक टाइप का मैनर होता है, एक पैटर्न होता है, एक मॉडल होता है जिसमें डेटा को स्टोर करके हम रख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं हम नेटवर्क मॉडल। नेटवर्क मॉडल भी एक टाइप का मॉडल है, एक वे है जिसमें कि आप डेटा को इन्वर्टेड ट्री यानी कि उल्टे पेड़ के रूप से रख सकते हैं। जैसे जनरली पेड़ का स्ट्रक्चर कैसा होता है, जनरली पेड़ का स्ट्रक्चर जो होता है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जैसे पेड़ का स्ट्रक्चर ऐसा होता है कि ये पेड़ है तो यहाँ से इसकी ब्रांचेस, इसकी ब्रांचेस, इसकी ब्रांचेस ऐसी होती हैं। जबकि इसमें इन्वर्टेड ट्री यानी उल्टे ट्री की तरह होती है। मतलब मान लीजिए यहाँ से इसकी ब्रांचेस इधर 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 ऐसी होंगी। ठीक है, ऐसा स्ट्रक्चर होता है हमारे नेटवर्क मॉडल में। नेक्स्ट पे आते हैं हम रिलेशनल मॉडल। रिलेशनल मॉडल को ही हम RDBMS भी कहते हैं, वाला मॉडल भी कहते हैं, या फिर ER मॉडल कहा जाता है इसको, एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल। एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल में क्या होता है कि जैसे कि हमने ये एक एंटिटी बनाई, ये हमारा एक एंटिटी, एंटिटी बोले तो टेबल नेम, ऑब्जेक्ट नेम, उससे रिलेटेड उसके कॉलम्स बनाए, कॉलम 1, कॉलम 2, एट्रीब्यूट भी कहते हैं, एट्रीब्यूट 1, एट्रीब्यूट 2, एट्रीब्यूट 3, एट्रीब्यूट 4। ठीक है, तो इस टाइप की चीज़ को हम रिलेशनल मॉडल के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है आपको? ये वाला हमारा क्या कहलाएगा, एंटिटी यानी टेबल नेम, और ये क्या कहलाएगा, टेबल के कॉलम्स यानी एट्रीब्यूट्स। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है। नेक्स्ट हमारी बात करते हैं हम हमारे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटा मॉडल की। अब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटा मॉडल एक ऐसा मॉडल होता है जिसमें कि हम ऑब्जेक्ट्स का यूज़ करते हैं, और स्पेशली यहाँ पर ऑब्जेक्ट की मदद से ही सारे काम होते हैं। ठीक है, अब ऑब्जेक्ट्स क्या, देखिए वैसे तो अगर हम इसको बुकिश में डिफाइन करें, बुकिश लैंग्वेज में, तो ऑब्जेक्ट इज़ द कलेक्शन ऑफ प्रॉपर्टीज़ एंड मैथड्स। ठीक है, ऑब्जेक्ट जो है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि ऑब्जेक्ट जो है इन दो चीज़ों का कलेक्शन होता है, किस किस का, प्रॉपर्टीज़ का और मेथड्स का। ठीक है, प्रॉपर्टीज़ को आप फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स भी बोल सकते हो, और मेथड्स को आप फंक्शंस या बिहेवियर्स भी बोल सकते हो। ठीक है, अब ये तो बात हो गई बुकिश की। अब हम इस चीज़ को प्रॉपर तरीके से समझते हैं कि क्या होता है ऑब्जेक्ट। देखिए, हर वो चीज़ जिसकी कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी हो और कुछ ना कुछ उसके मेथड हो, दैट मीन्स वो कुछ ना कुछ करता हो, उसे हम ऑब्जेक्ट कह सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल फैन,
एक फ़ैन की हम बात करते हैं, इसमें ये जैसे ये 3 ब्लेड्स हैं, ये इसकी प्रॉपर्टी है कि इसके कितने ब्लेड हैं, 1 2 3, 3 ब्लेड हैं, ये इसकी प्रॉपर्टी है। दूसरी बात, इसका फंक्शन क्या है, ये हमें हवा देता है, दैट्स वाई वी कैन से दैट इट इज़ ऑब्जेक्ट। पर हमारी प्रोग्रामिंग में इस टाइप का ऑब्जेक्ट वो नहीं होता, इस टाइप का मतलब चीज़ नहीं होती है। इनमें क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल हमने कोई प्रोग्राम बनाया, हमने एक चेक बॉक्स की बात करते हैं। एक चेक बॉक्स ऐसा होता है जिसमें कि आप ऑप्शन में टिक लगा सकते हैं, ठीक है। तो चेक बॉक्स जो है एक टाइप का कंट्रोल होता है हमारा। तो इसकी प्रॉपर्टी ये है कि इससे हम ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं, और मेथड ये है, सॉरी, इसकी प्रॉपर्टी ये है कि इसमें हम टिक लगा सकते हैं, और इसका मेथड ये है कि इससे हम कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इस टाइप की चीज़ों को हम क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट कहते हैं। और ऐसे मॉडल जिसमें हम ऑब्जेक्ट्स का यूज़ करके प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, उसे अपन क्या कह सकते हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटा मॉडल। मतलब ऑब्जेक्ट की मदद से हम इसमें डेटा स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ रही होगी। अब जैसे हमने डेटा के बारे में पढ़ा, तो वैसे ही डेटा के कुछ टाइप्स भी होते हैं, ठीक है। अब डेटा टाइप यहाँ पे हमारा अगला टॉपिक है कि डेटा टाइप क्या होता है, ठीक है। तो देखिए, देखते हैं हम डेटा टाइप को। क्या होता है डेटा टाइप। अब देखिए, डेटा टाइप मतलब होता है डेटा का टाइप, डेटा का प्रकार, कि डेटा हमारा किस टाइप का है, ठीक है। अब डेटा किस टाइप का है मतलब, या तो डेटा आपका नंबर होगा तो उसे हम न्यूमेरिक डेटा टाइप कहेंगे, या तो डेटा आपका स्ट्रिंग होगा, स्ट्रिंग बोले तो कैरेक्टर्स, ठीक है, ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स होगा, कैरेक्टर्स यानी A to Z वगैरह, ठीक है। तो वो हमारा स्ट्रिंग डेटा टाइप, या फिर हमारा डेटा जो है डेट या टाइम होगा। तो ये जनरली 3 टाइप के डेटा टाइप होते हैं, और भी होते हैं, बट बेसिकली इन्हें 3 टाइप में डिवाइड किया जाता है। एक ऐसा डेटा टाइप जिसमें हम नंबर्स पे काम कर सकते हैं, उसे अपन क्या कहते हैं, न्यूमेरिक डेटा टाइप। एक ऐसा डेटा टाइप जिसमें हम स्ट्रिंग पर यानी कैरेक्टर्स पे काम कर सकते हैं, उसे अपन क्या कहते हैं, स्ट्रिंग डेटा टाइप या कैरेक्टर डेटा टाइप। थर्ड नंबर पे आता है न्यूमरिक, ये डेट एंड टाइम डेटा टाइप। इस पे हम नंबर्स पे काम कर सकते हैं, ऐसे डेटा टाइप को हम क्या कहते हैं, डेट एंड टाइम डेटा टाइप, ठीक है। डेटा टाइप मतलब बता ही दिया मैंने आपको, डेटा का प्रकार, की डेटा आपका किस टाइप का है, नंबर्स है, कैरेक्टर्स है, डेट है, टाइम है, ऑडियो है, वीडियो है, ठीक है। इस टाइप की चीज़ को हम क्या कहते हैं, डेटा टाइप कहते हैं। आगे बढ़ते हैं हम। अब इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि अगर आप लास्ट 10 ईयर्स के पेपर अगर आप देखेंगे आईपी के, तो उसमें से लगभग अप्रॉक्स 9 टाइम्स आया हुआ है। मतलब इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, सॉरी, इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर का पोर्शन है ये, इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, इससे रिलेटेड हर साल क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं। तो देखते हैं, इसको स्टार्ट करते हैं। एसक्यूएल कमांड्स या क्वेरीज की बात करें, तो एसक्यूएल कमांड्स और क्वेरीज वो होते हैं जिसकी मदद से हम डेटाबेस में काम कर सकते हैं, डेटाबेस को ऑपरेट कर सकते हैं, ठीक है। ये एसक्यूएल कमांड्स या क्वेरीज होते हैं, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पे कि जनरली इनको 4 टाइप में बांटा गया है, ठीक है। 4 टाइप के कमांड्स होते हैं, कौन कौन से। एक होता है हमारा DDL कमांड, ये फर्स्ट नंबर पे आपको दिख रहा होगा। सेकंड होता है हमारा DML कमांड, थर्ड होता है हमारा TCL कमांड, और फोर्थ होता है हमारा DCL कमांड। ये 4 टाइप के यहाँ पे कमांड बेसिकली देखे जाते हैं। हम इन चारों कमांड्स को यहाँ पर देखेंगे, समझेंगे प्रॉपर तरीके से। नंबर 1 है हमारा DDL कमांड, ठीक है। इसका फुल फॉर्म होता है डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज कमांड। मतलब इनके बारे में एक शॉर्टकट तरीके में आप ध्यान रखिएगा कि एक ऐसा कमांड जो कि डेटाबेस टेबल को क्रिएट करने के लिए, चेंज करने के लिए, उसे एंटायर रूप से पूरी तरीके से डिलीट करने के लिए यूज़ होता है, ऐसे कमांड को हम DDL कमांड्स कहते हैं। अब इसमें क्या क्या आता है, क्रिएट का यूज़ होता है डेटाबेस टेबल को क्रिएट करने के लिए, डेटाबेस टेबल को बनाने के लिए, ठीक है। अल्टर कमांड का यूज़ होता है डेटाबेस टेबल में चेंजेस करने के लिए, उसे चेंज करने के लिए कि कैसा क्या चेंजेस होगा, उसको अपन बात करते हैं अल्टर कमांड। नेक्स्ट आता है हमारा ड्रॉप कमांड, ठीक है। ड्रॉप कमांड क्या करता है, डेटाबेस टेबल को एंटायरली डिलीट कर देता है, पूरा का पूरा डिलीट कर देता है, उसको अपन क्या कहते हैं, हमारा ड्रॉप कमांड। तो जनरली ये 3 टाइप के कमांड यहाँ पे DDL में होते हैं। देखिए, इनके हमें सिंटैक्स भी पढ़ने होते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पे सिंटैक्स नहीं लिखा है, पर मैं अब नेक्स्ट वीडियो जब आपके लिए इसके लाऊंगा तो आपको सिंटैक्स वगैरह भी इसमें बताऊंगा कि सिंटैक्स क्या होता है, उसके बारे में भी थोड़ा सा मैं आपको बेसिकली बता देता हूँ, ठीक है। अब जैसे सिंटैक्स वर्ड का मतलब होता है वे ऑफ राइटिंग, लिखने का तरीका, ठीक है। आप वो टंकी वाला सिंटैक्स मत समझ जाइएगा यहाँ पर। सिंटैक्स मतलब क्या होता है, वे ऑफ राइटिंग, लिखने का तरीका। जैसे कि क्या होता है कि हम अकाउंट्स के सम करते हैं, मैथ्स के सम करते हैं, तो उनके फॉर्मेट्स वगैरह होते हैं, ठीक है। वैसे ही इनका एक मैनर होता है, एक प्रॉपर वे होता है। अगर आपने उस पर्टिकुलर वे में कोडिंग को नहीं लिखा तो क्या होता है, एरर आ जाता है, वो चीज़ प्रॉपर तरीके से परफॉर्म ही नहीं होती है, रन ही नहीं होता है, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड सिंटैक्स, यानी कि वे ऑफ राइटिंग। इन सभी के पर्टिकुलरली सिंटैक्स होंगे, ठीक है।
और अब अपन आ जाते हैं सेकंड नंबर के हमारे कमांड्स पर, डीएमएल कमांड्स पर। अब डीएमएल कमांड्स का फुल फॉर्म होता है डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज कमांड्स। ठीक है, इनमें क्या क्या आता है, इंसर्ट, डिलीट, अपडेट और सिलेक्ट। अब देखिए इस कमांड के बारे में मैं आपको बताऊं, जैसे डीडीएल में हमने अभी डिस्कस किया था कि ये ऐसे कमांड होते हैं जिनकी मदद से हम डेटाबेस टेबल को क्रिएट, चेंज या डिलीट कर सकते हैं। मतलब ड्रॉप कमांड क्या करता था, हमारे डेटाबेस पूरे के पूरे टेबल को डिलीट कर देता था। अल्टर कमांड क्या करता था, हमारे पूरे के पूरे टेबल स्ट्रक्चर में चेंजेस कर सकता था, जैसे नए कॉलम को जोड़ना, नए कॉलम को या पुराने कॉलम को हटाना, टेबल नेम चेंज करना। और क्रिएट कमांड डेटाबेस टेबल को क्रिएट करता था। मतलब ये सारी चीज, ये तीनों कमांड टेबल से रिलेटेड थे। कौन से हमारे, मैं ये डीडीएल वालों की बात कर रहा हूँ। ठीक है, वहीं अगर अपन बात करें डीएमएल कमांड्स की, तो ये पूरा का पूरा डेटा पर काम करते हैं। ठीक है, मतलब डेटा को इंसर्ट करना, आपने जो टेबल बनाया था, फॉर एग्जांपल ये हमारा टेबल है, आपने ये कॉलम्स और ये बनाए थे किसकी मदद से, डीडीएल की मदद से। अब इसमें वैल्यू इंसर्ट्स करनी है तो किसकी मदद से करेंगे आप, डीएमएल कमांड की मदद से करेंगे। मतलब डेटा बेस टेबल में वैल्यू डालने को इंसर्ट करना बोलते हैं अपन, तो वो इंसर्ट की मदद से। डिलीट कमांड ये क्या करता है कि ये जो वैल्यूज़ आपने डाली है, पर्टिकुलरली वैल्यूज़ जो आपने डाली है, इन वैल्यूज़ को डिलीट करने का काम कौन करता है, इन वैल्यूज़ को डिलीट करने का काम करता है हमारा डिलीट कमांड। ठीक है, नेक्स्ट अपन आ जाते हैं अपडेट कमांड। तो अपडेट कमांड की अगर अपन बेसिकली बात करें तो अपडेट कमांड एक ऐसा कमांड होता है जो कि इन टेबल की वैल्यूज़ को चेंज करने का काम करता है। फॉर एग्जांपल किसी का मोबाइल नंबर मैंने कुछ लिखा था और उसका मोबाइल नंबर अब चेंज हो गया, तो वो वाला मोबाइल नंबर हटाकर उसकी जगह दूसरा मोबाइल नंबर डालने का काम कौन सा कमांड करेगा, हमारा अपडेट कमांड करेगा। ठीक है, आई होप आपको ये सब समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब हम आते हैं उसके बाद में सिलेक्ट कमांड। तो सिलेक्ट कमांड क्या करता है कि पूरे के पूरे हमारे वैल्यूज़ को किसी कंडीशंस के आधार पर, किसी बोला जाए तो अलग अलग कंडीशंस होती है, तो उनमें से कुछ बेसिक कंडीशंस के आधार पर डेटा के किसी भी वैल्यूज़ को निकाल कर लाने का काम करता है, रिट्राइव या फैच करने का काम करता है हमारा सिलेक्ट कमांड। ठीक है, अब ये हुआ कि सर ये चीज़ प्रॉपर तरीके से क्लियर नहीं हो पाई, तो देखिए मैं आपको ये क्लियर करवाता हूँ। सेलेक्ट कमांड मतलब बेसिकली करता क्या है कि जैसे हमने एक एग्जांपल लिया कि आपने इस टेबल में हज़ारों डेटा सिलेक्ट कर रखे थे। ठीक है, ये हमारे स्कूल का डेटाबेस है और इसमें हमने हज़ारों डेटा सिलेक्ट कर रखे थे। इसमें हमारे एक अमन नाम के स्टूडेंट का हमें क्या चाहिए, डेटा निकाल कर लाना है। तो हमने सिलेक्ट कमांड चलाया, बोले एक ऐसे स्टूडेंट का डेटा निकाल कर लाइए जिसका नेम अमन हो या रोल नंबर बता दिया या वॉट एवर, तो वो डेटा निकाल कर ले आएगा। ये काम किसका है, हमारे सिलेक्ट कमांड का है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आपको किसी भी पर्टिकुलर चीज़ में कन्फ्यूज़न हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं, तो मैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। नेक्स्ट बात करते हैं हम टीसीएल कमांड की। ठीक है, टीसीएल कमांड का फुल फॉर्म होता है ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज कमांड। ठीक है, अब देखिए ये जो होता है मेनली, जैसे हमने डीडीएल की बात की, डीडीएल कमांड टेबल स्ट्रक्चर से रिलेटेड काम करता है, डीएमएल कमांड डेटा से रिलेटेड काम करता है। वैसे टीसीएल जो है ये ट्रांजैक्शन से रिलेटेड काम करता है। अब ट्रांजैक्शन मीन्स क्या, ट्रांजैक्शन मतलब होता है लेन देन, एक्सचेंज ऑफ समथिंग इज कॉल्ड ट्रांजैक्शन। अब यहाँ पे एक बात ध्यान रखिएगा कि जैसे बैंक में हम ट्रांजैक्शन करते हैं तो मनी का ट्रांजैक्शन करते हैं, यहाँ पे आप आईपी में ट्रांजैक्शन करेंगे तो डेटा का ट्रांजैक्शन करेंगे। ठीक है, तो उससे रिलेटेड जो कमांड्स होते हैं उन्हें हम ट्रांजैक्शन कंट्रोल कमांड्स कहते हैं। इसमें सबसे पहला जो कमांड है हमारा कमिट कमांड। कमिट कमांड क्या करता है, किसी भी चेंजेस को, जो भी आपने चेंजेस किया है उसके बाद में अगर आपने कमिट कमांड चलाया तो उसके बाद ये उसे परमानेंटली सेव कर देता है। ठीक है, तो कब अगर आपने किसी चीज़ को परमानेंटली सेव किया तभी वो नेक्स्ट टाइम रहेगा, अदरवाइज वो नेक्स्ट टाइम नहीं रहेगा। आपने डेटाबेस बंद किया वो डिलीट हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आपने उस पर कमिट कमांड चलाया तो उसे परमानेंटली सेव करके रखेगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है रोल बैक कमांड। रोल बैक कमांड अंडू का काम करता है। जैसे आपने कंप्यूटर में कंट्रोल जेड वाला ऑप्शन चलाया होगा, कंट्रोल जेड से हम करते हैं ना, एक स्टेप पीछे आ जाते हैं, अंडू कर देते हैं, तो वो वाला काम यहाँ पे रोल बैक करता है। आपने जो भी कमांड चलाया उसका इफेक्ट को खत्म करना है तो आप उसे कंट्रोल जेड लगा के, कंट्रोल जेड क्या, आप रोल बैक कमांड लगा करके उसे अंडू कर सकते हैं, एक स्टेप पीछे आ सकते हैं डेटाबेस में। थर्ड नंबर पे आता है सेव पॉइंट। सेव पॉइंट एक ऐसा पॉइंट होता है जो कि आपको एक पॉइंट प्रोवाइड करता है कि उस पर्टिकुलर पॉइंट पर आप जो है रोल बैक कर सकते हैं। ठीक है, मतलब आप इसको जस्ट लाइक बुक मार्क भी समझ सकते हैं। जैसे बुक मार्क होता है ना कि हमने बुक पढ़ रहे थे, रामायण महाभारत की बुक्स में रिबन लगा हुआ होता है, उस रिबन रख दिया हमने, नेक्स्ट टाइम जब पढ़ना है तो वहाँ से पढ़ना है। वैसे सेव पॉइंट एक पॉइंट क्रिएट कर देता है जिस पॉइंट पर आप रोल बैक कर सकते हैं और फिर वहाँ से अपने काम को कंटिन्यू कर सकते हैं। दैट इज कॉल्ड सेव पॉइंट कमांड्स। ठीक है, आई होप आपको ये सारी चीज़ समझ में आ रही होगी। अब लास्ट हमारे कंट्रोल हैं डेटा कंट्रोल लैंग्वेज कमांड्स, डीसीएल कमांड्स। अब डीसीएल कमांड्स जो है इसमें दो मोस्ट इंपॉर्टेंट कमांड्स दे रखे हैं। नंबर 1 आता है हमारा ग्रांट कमांड और नंबर 2 आता है हमारा रिवोक कमांड। ग्रांट कमांड जो है किसी भी यूज़र को परमिशन देने के लिए यूज़ होता है।
ठीक है। कैसा परमिशन? फॉर एग्जांपल मैं एमपी बोर्ड का रिजल्ट अपलोड करता हूँ, ठीक है, मतलब फॉर एग्जांपल मैंने क्या है, आप लोग को, आप जो स्टूडेंट हैं आपको ही मैंने क्या है कि ग्रांट कमांड से परमिशन दी कि आप जो है एमपी बोर्ड का रिजल्ट 10th का 12th का अपलोड कर सकते हैं। अब आपने क्या किया कि वहाँ पर आप जैसे कि स्टूडेंट्स के मार्क्स चढ़ाते हैं, किसको 90 आए, किसको 80 आए, 75 आए, 60 आए, ऐसा आपको परमिशन दे दी गई है। क्योंकि आपने देखा होगा कि जैसे आप रिजल्ट निकालते हो तो आप वहाँ पे कुछ चेंज थोड़ी कर सकते हो, ठीक है, आप सिर्फ उसको पीडीएफ फॉर्म में या वॉट एवर जिस भी फॉर्म में वो होता है आप उसको वहाँ से सिर्फ डाउनलोड कर सकते हो। आप वहाँ पे कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते। वो जिसे परमिशन होता है वही वहाँ पर जाकर के चेंजेस उसके सर्वर पर जाकर के परमिशन से चेंज कर सकता है, यूज़र आईडी और पासवर्ड डाल करके। सपोज कीजिए कि आपको ही ग्रांट परमिशन दी गई थी और आप उसे चेंज कर रहे थे, तो अब इतने में क्या हुआ कि फॉर एग्जांपल आपका गलत आदमी जाग गया, आपने क्या किया, रिश्वत लेकर और लोगों के मार्क्स बढ़ाने लग गए आप, मान लीजिए, ठीक है, तो उस कंडीशन में आपकी परमिशन को कैंसिल करने के लिए जो कमांड यूज़ होगा उसे हम रिवोक कमांड बोलेंगे। रिवोक कमांड क्या करता है? उस परमिशन को कैंसिल कर देता है। ग्रांट कमांड से जो आपने परमिशन दी थी यूज़र को कि वो डेटा को चेंज कर सकता है, उस कमांड को, उस पावर को, उस परमिशन को कैंसिल करने का काम हमारा रिवोक कमांड करता है। ठीक है, आई होप आपको ये सारी चीज़ें प्रॉपर तरीके से समझ में आई होगी। ठीक है, और पूरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हम इस इन्फॉर्मेटिक्स प्रैक्टिस आईपी के अलावा भी हमने बहुत सारे वीडियोस हमारे अपलोड किए हैं और हर क्लास से रिलेटेड अपलोड किए हैं। ठीक है, अकाउंट्स, बिजनेस स्टडी, मैथमेटिक्स, इंग्लिश, ठीक है, इन सारे वीडियोस को भी आप देख सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। मोटिवेशनल वीडियोस भी हमने अपलोड किए हैं, वो भी आप देखें, एंजॉय करें और अपने फ्रेंड्स को भी ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो एक लाइक ज़रूर कर दिया करें। और आप अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि ये आपको इससे रिलेटेड और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव और